गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग यूनिट 1 पढ़ने वाले हैं सजीव जगत की विविधता, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बीइंग। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस पृथ्वी पर बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, बहुत सारी वैरायटीज, बहुत सारे जीव जंतु रहने के बावजूद अलग अलग हैबिटेट्स, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग कंडीशंस में वो रहते हैं और छोटे से लेकर बड़े तक बहुत सारे जीव जंतु आपस में ऐसे संयोजन से रहते हैं कि वो एक दूसरे को प्रभावित करते हुए भी आपस में एग्जिस्ट करते हैं और रहते हैं एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करके। तो हम देखेंगे कि कुछ जीवित प्राणी भी हैं, कुछ जीवित नहीं भी हैं। तो उनमें अंतर क्या है, जिसे हम कहते हैं सजीव और निर्जीव, उसमें अंतर क्या आता है? सजीवों में क्या ऐसे कौन से लक्षण हैं जिसकी वजह से वो सजीव हैं, और निर्जीव में ऐसे कौन से लक्षण हैं जिसकी वजह से वो निर्जीव है। तो हमारा जो पूरा टॉपिक है, पूरा जो हमारा ये चैप्टर है, यूनिट है, वो इसी पर बेस्ड है कि कैसे क्या है सजीव और निर्जीव इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, उनमें क्या अंतर है, कैसे उनको कैटेगराइज किया गया है, कैसे उनमें अंतर विभेद करके उनको पढ़ा गया है, अध्ययन किया गया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं सजीव क्या है। सजीव, लिविंग बी। देखिए, सजीवों को सिर्फ एक या दो लक्षणों से ही नहीं बताया जा सकता। सजीव जो है उनमें कुछ खास तरीके के कैरेक्टर्स, लक्षण होते हैं जिनकी वजह से वो सजीव कहलाते हैं। जैसे उनके खास लक्षण हम बोल सकते हैं ग्रोथ, वृद्धि, मेटाबॉलिज्म जो उनकी क्रियाएं होती हैं अंदर की, रिप्रोडक्शन जो उनका जनन है, ये सारी ऐसी कुछ संवेदनशीलता, ये सारी कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा ये निर्जीवों से अलग होते हैं। जैसे कि आप आस पड़ोस अपने वातावरण में देखते होंगे निर्जीव और सजीवों में अंतर। तो कुछ तरीकों से बताना आसान भी है, लेकिन कुछ तरीकों से अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो थोड़ा टफ भी है। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि गति, अगर जीवित व्यक्तियों में गति होती है और निर्जीव व्यक्ति मतलब निर्जीव चीजों में गति नहीं होती है। तो आप देख सकते होंगे कि कुछ पौधे होते हैं जो कि डायरेक्शनल ग्रोथ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक प्लांट है, वो यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन क्या है, वो उसके पेड़ जो हैं वो कुछ यहाँ पे टहनियों में जड़ के द्वारा निकलते हैं, उनकी शाखाएं जो हैं वो आपस में क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पे गमन करती हैं। तो आप सीरियसली या फैक्चुअली नहीं बता सकते कि प्लांट जो है वो मोशन कर रहा है तो वो मतलब कि आपका सजीव है कि निर्जीव है, क्योंकि वो एक जगह पे फिक्स है, लेकिन फिर भी क्या है, वो मोशन कर रहा है। तो आप कुछ लोग कहेंगे कि ये क्या है, निर्जीव है क्योंकि एक जगह पे फिक्स है, लेकिन कुछ लोग कहेंगे क्या है, सजीव है क्योंकि ये क्या है, गति कर रहा है। तो इसके कुछ यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आप बता सकते हैं सजीवों और निर्जीवों में अंतर। तो आइए देखते हैं क्या वो अंतर है, क्या वो लक्षण है जो बता सकते हैं सजीवों में और निर्जीवों में अंतर। तो पहला देखिए ग्रोथ। वृद्धि। देखिए, ग्रोथ एक ऐसा कैरेक्टर है जो बताता है सजीवों और निर्जीवों में अंतर। अब आपको पता होगा कि हर एक जीवित प्राणी ग्रोथ करता है, उसमें क्या है, दिन प्रतिदिन उसमें क्या है, ग्रोथ करने की क्षमता होती है, जिससे कि क्या है वो वृद्धि करते हैं और आगे की क्या है अपनी जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, उसको बढ़ाते हैं। लेकिन कोई भी निर्जीव चीज, अगर आप निर्जीव चीज की बात करें तो कोई भी क्या है, वृद्धि ग्रोथ नहीं करती है। आपने देखा होगा कि कोई भी अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, जैसे कि मान लीजिए पोडियम ही है, तो ये क्या है, कुछ दिनों बाद क्या है, इसका ग्रोथ नहीं होगा, दूसरा पोडियम नहीं बन जाएगा। ठीक है, तो ग्रोथ क्या है, एक ऐसा कैरेक्टर है जो बताता है लिविंग बीइंग को। अब देखिए, ग्रोथ के बाद दूसरा आता है आपका रिप्रोडक्शन। जिसको बोलते हैं जनन। देखिए, रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव व्यक्ति, सजीव प्राणी क्या है, जनन करके एक नई संरचना को उत्पन्न करता है। अगर मान लीजिए निर्जीव प्राणी की बात की जाए तो कोई भी निर्जीव प्राणी क्या है, प्रजनन और जनन नहीं करता है और क्या है, नई जनसंख्या को नहीं बढ़ाता है। लेकिन अगर हम
बात करें रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कि नहीं है, मतलब एक सिद्धिपूर्ण बात है कि नहीं है, तो फिर आप इसे बोल सकते हैं कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ग्रोथ भी आपका डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज में नहीं आता। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जिनमें एक्सेप्शन नहीं होता, जिसमें अपवाद नहीं होता। तो ग्रोथ जो है उसमें अपवाद है। अब आप बोलेंगे कि सर डिफाइनिंग मतलब आपने बोला कि कैरेक्टर्स भी हैं लेकिन क्या है, अपवाद भी है। तो देखिए, अगर कभी भी प्रश्न आता है आपका कि सजीव प्राणी क्या है, तो आप बोल सकते हैं सजीव प्राणी वो प्राणी है जिनमें ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, मतलब वो सारी प्रक्रियाएं आए, वो क्या है, सजीव प्राणी कहलाते हैं। लेकिन अगर पूछ लेता है, कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि इनमें से कौन सी ऐसी लक्षण है, कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हैं, जो इसके मेन आपके बोल सकते हैं मेन जो है लक्षण है जिसमें कोई अपवाद नहीं है, तो उसमें आता है आपका मेटाबॉलिज्म। इसको बोलते हैं उपापचयी क्रियाएं। अब आप बोलेंगे सर उपापचयी क्रियाएं क्या हैं, और आपका आता है संवेदनशीलता। इसे बोल सकते हैं आप कॉन्शियसनेस। देखिए, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शंस होते हैं, प्रोटीन का बनना, फैट का डिपोजिशन होना, हार्मोन्स का सीक्रेट होना, एंजाइम्स का सीक्रेट होना, इन सारी प्रोसेस जो भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, उसको मेटाबॉलिज्म उपापचयी क्रियाएं बोला जाता है। संवेदनशीलता, कॉन्शियसनेस, आपको पता ही है कि हर एक प्राणी अपने वातावरण के प्रति संवेदनशील है। कोई भी क्लाइमेटिक चेंज या कोई भी वातावरण में होने वाला बदलाव सबसे पहले हम महसूस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को बदल लेते हैं। तो अब आपने बोला अपवाद, मैंने बोला अपवाद, तो आप कैसे समझेंगे अपवाद की? ग्रोथ क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी निर्जीव पत्थर है, मान लीजिए ये पत्थर पड़ा हुआ है। अब आप बोलेंगे कि सर पत्थर में तो ग्रोथ नहीं होती, लेकिन मैं कहूंगा कि पत्थर में भी ग्रोथ होती है। मान लीजिए कहीं पर भी वातावरण में एक पत्थर पड़ा हुआ है, समय दर समय बहुत ज्यादा समय पीरियड गुजरने के बाद इस पे मौसमी प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए हवा जो है वो काफी आ रही है, उसमें धूल मिट्टी के कण हैं और इसमें क्या है, जमा होता चला जा रहा है। जमा होते 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 बहुत समय बाद ये क्या है, कुछ पत्थर इस आकार का ले लेगा। तो देखने में क्या है, पहले ये छोटा था लेकिन बहुत समय बाद देखने पर ये क्या है, बड़ा हो गया, साइज में अंतर हो गया। तो ये क्या है, आप बोलेंगे इसमें ग्रोथ तो हुई, पहले छोटा था फिर बड़ा हुआ, ग्रोथ तो हुई। भले ही आपकी ग्रोथ जो है वो दूसरे प्रभावों से हुई, लेकिन ग्रोथ हुई इसकी, तो इसलिए क्या है, ये अपवाद आता है। जैसे आपने माउंटेन्स, पहाड़ देखे होंगे, आपने पहाड़ों का जो है वो बनना देखा होगा, बनना जानते होंगे कैसे बनता है। पहले छोटा सा पहाड़ रहता है, फिर क्या है धीरे धीरे पानी और हवा इन सब के प्रभाव से क्या है, ये जो है बड़े बड़े माउंटेन्स जो हैं वो फॉर्मेशन होती है। तो क्या है, पहाड़ों का भी क्या है, ग्रोथ होती है, पहाड़ों की भी क्या है, ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से ग्रोथ एक वेल डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, एक सिद्धपूर्ण फैक्ट नहीं है जिससे आप बता सकें कि ये सजीवों का ही लक्षण है। रिप्रोडक्शन की बात करें, आप बोलेंगे कि पौधे भी रिप्रोडक्शन करते हैं और ह्यूमंस भी रिप्रोडक्शन करते हैं, सारे प्राणी जो हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं। तो फिर रिप्रोडक्शन में क्या अपवाद है? तो आप जानते होंगे कि कुछ ऐसे प्राणी हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, मतलब वो जीवित तो हैं, सजीव तो हैं, लेकिन फिर भी क्या है, वो रिप्रोडक्शन की पावर उनमें नहीं होती है। तो ऐसे में आप नहीं बोल सकते कि रिप्रोडक्शन जो है वो सजीवों का लक्षण है, क्योंकि वो भी सजीव है लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं वो। जैसे कि आप जानते होंगे कि मधुमक्खियों के बारे में आपने पढ़ा होगा, हनी बीज के बारे में, तो उनमें जो वर्कर बीज होती हैं, जो श्रमिक मधुमक्खी होती है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती है, उसके अंदर रिप्रोडक्शन की क्षमता नहीं होती है। और आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा खच्चर के बारे में, खच्चर जो होते हैं वो भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। घोड़े और गधों के हाइब्रिड से जो आपके प्राणी बनते हैं, जो आपके जीव बनते हैं, वो खच्चर कहलाते हैं। इसमें दो होते हैं, म्यूल और हिनी। म्यूल और हिनी, मेल को म्यूल बोलते हैं और फीमेल जो होती है वो आपकी
ही नहीं होती है। ये भी क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं, इनफर्टाइल होते हैं, जिसकी वजह से क्या है, ये रिप्रोडक्शन जो है वो वेल डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। आपके ह्यूमंस कपल भी होते हैं, कुछ ह्यूमंस भी हैं, एग्जांपल ले सकते हैं आप ह्यूमंस, ये भी क्या है, स्टेराइल होते हैं, स्टेराइल और इनफर्टाइल। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन भी आपका वेल डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो ग्रोथ आपको समझ में आ गया होगा, रिप्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। मेटाबॉलिज्म कैसे एक वेल डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, तो आप यहां लिख सकते हैं नॉट वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी। अब देखिए मेटाबॉलिज्म क्या है, उपापचयी प्रक्रियाएं। आपको मैंने बताया कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो भी प्रोसेस केमिकली प्रोसेस होती हैं वो क्या है, मेटाबॉलिज्म उपापचयी प्रक्रियाएं हैं। अब देखिए जो भी हमारे बॉडी के अंदर प्रोसेसेस होती हैं, अगर उसको लेबोरेटरी में जाके या प्रयोगशाला में जाकर अगर उसकी रिएक्शंस कराई जाए, उन केमिकल्स का फॉर्मेशन किया जाए, तो वो इजिली हो जाती है। मतलब हमारे शरीर के अंदर या इस प्रकृति में जो भी केमिकल रिएक्शंस हैं अगर बॉडी के अंदर हो रही हैं तो उसको लैब में किया जा सकता है। इसलिए ये सिद्धपूर्ण आपका फैक्ट है, उपापचयी प्रक्रियाएं जो हैं वो वेल डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हैं, क्योंकि लिविंग बींग्स में कोई भी केमिकल रिएक्शंस होगी तो वो बाहर भी की जा सकती है, इसलिए इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसलिए ये एक वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी है। कॉन्शियसनेस संवेदनशील, इस पृथ्वी पर जितने भी जीवित सजीव प्राणी हैं उनमें संवेदनशीलता है, चाहे वो प्लांट ले लीजिए, चाहे वो एनिमल्स में कोई भी आप मतलब एनिमल ले लीजिए, वो संवेदनशील हैं। प्रकृति में थोड़ा सा भी परिवर्तन वो मतलब महसूस करते हैं, समझ लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा लिविंग बीइंग्स और नॉन लिविंग्स में क्या डिफरेंसेस हैं, जिसमें से कभी कभी पूछ लेता है कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज क्या हैं, तो मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस। बाकी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्यों नहीं है वो भी मैंने आपको बता दिया है। देखिए एक क्वेश्चन और बनता है, मेटाबॉलिज्म में दो टाइप्स और होते हैं। एक होता है कैटाबोलिक रिएक्शंस, एक होता है एनाबोलिक रिएक्शंस। देखिए कैटाबोलिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें कोई भी कंपाउंड ब्रेक होता है और उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। एनाबोलिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें कोई भी कंपाउंड्स आपस में एसोसिएट करके आपस में मिलकर एक नया कंपाउंड बनाते हैं और एनर्जी का मतलब कि बाउंड करते हैं, एनर्जी को बांधते हैं। अब कैटाबोलिक को समझना है तो एक सिंपल से एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। रिस्पिरेशन की जो श्वसन आपकी श्वसन वाली जो क्रियाएं होती हैं वो कैटाबोलिक रिएक्शंस कहलाती हैं। आप लिख सकते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस। अब आप बोलेंगे सर रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है, तो आपने पता होगा कि सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जब आपका ग्लूकोज आता है और ग्लूकोज जो है ब्रेक होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और आपका इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक होता है और एनर्जी रिलीज होती है। तो क्या है, ग्लूकोज है आपका, ठीक है, वो क्या है माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक होता है जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है और क्या है एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो देखिए ग्लूकोज है कंपाउंड है, वो ब्रेक हुआ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में और यहाँ पे क्या है एनर्जी रिलीज हुई। तो एनर्जी रिलीज हुई, कंपाउंड का ब्रेक होना कैटाबोलिक रिएक्शंस कहलाते हैं। एनाबोलिक रिएक्शंस में सेम इसका उल्टा, आपने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पढ़ी होगी। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण आपको पता होगा। इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलते हैं, बंधते हैं, एसोसिएट होते हैं किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की मौजूदगी में और सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, और बनता है ग्लूकोज
ग्लूकोज। तो ये कौन सी प्रोसेस हो गई? ये एनाबोलिक प्रोसेस हो गई, एनाबोलिक रिएक्शंस हो गई। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग देखेंगे बायोडायवर्सिटी। जैव विविधता जिसे बोलते हैं बायो डाइवर्सिटी। देखिए, जैसा कि मैंने आपको शुरुआती लेक्चर में बताया था कि इस पृथ्वी पर बहुत सारे जीव जंतु आपस में एसोसिएट होकर आपस में संयोजन बनाकर रहते हैं और एक दूसरे को लाभ भी पहुंचाते हैं और कुछ की प्रभावों की वजह से हानि भी होती है, जो कि हमारे लिए इस पूरे इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, जैसे कि आप लोग सभी लोगों को मच्छर बिल्कुल पसंद नहीं होंगे, लेकिन मैं बता दूं फ्रांस में एक बार क्या हुआ था कि लोगों को इतना ज़्यादा मच्छरों से प्रॉब्लम हुई थी कि उन्होंने वहाँ पे सारे मच्छरों को ख़त्म करने की कोशिश की और उन्होंने क्या किया, सारे मच्छर को खत्म भी कर दिया। पर क्या हुआ, वहां पे देखा गया कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी, बहुत सारी नई नई तरीके की बीमारियां उत्पन्न हुई। तो वहां पे उन्होंने समझा कि मच्छर भी लाभकारी हैं, भले ही हमको वो नुकसान पहुंचाते हैं किसी न किसी तरीके से, पर वो हमारे इकोसिस्टम में हमारे लिए कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली फायदेमंद भी हैं। तो जैव विविधता बायोडायवर्सिटी में क्या होता है कि कोई भी एक स्थान पर, किसी भी स्थान पे विभिन्न तरीके के लोगों का, विभिन्न तरीके के प्राणियों का आपस में सामंजस्य बनाकर रहना ही बायोडायवर्सिटी कहलाता है। अब मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, उससे आप समझेंगे कि मान लीजिए आपके पास, आप एक गार्डनर हैं और आपके पास 3 क्यारियां हैं सेम साइज की। इसमें क्या किया आपने, 5 तरीके की सब्जियां लगाई जो कि क्या है, एक तरीके की है। मान लीजिए आपने पोटैटोज लगाए। फिर क्या किया, 5 प्रकार के आपने क्या किया, टोमेटोज लगा दिए। फिर क्या किया, 5 प्रकार के आपने चिलीज लगा दी। ठीक है, और 5 प्रकार के आपने क्या लगा दिए, मान लीजिए बैंगन लगा दिए, ब्रिंजल्स लगा दिए। ठीक है, मतलब आलू लगाए, टमाटर लगाए, मिर्च लगाई और क्या लगाए, ब्रिंजल्स लगाए। अब आपने इसमें क्या किया, इसमें आपने क्या किए, आपने 10 जो हैं वो पोटैटोज लगा दिए। ठीक है, और जो आपने क्या है, 5 जो है आपने चिलीज लगा दी और 5 जो हैं वो आपने क्या लगा दिए, ब्रिंजल्स लगा दिए। अब आप देख रहे होंगे कि क्यारियां जो हैं वो सेम है, जो पौधों की संख्या है वो भी सेम ली है मैंने, क्योंकि मैं आपको अंतर समझा दूं कि क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, और इसमें क्या किया, इसमें भी सेम संख्या ली, लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपने 10 पोटैटोज लगाए, मतलब आलू लगाए, और आपने 10 क्या किए, ब्रिंजल्स लगा दिए, बैंगन लगा दिए। अब आप देख रहे होंगे ए है, बी है, सी है। अब आप देख रहे होंगे कि क्यारी 1, क्यारी 2 और क्यारी 3, मतलब ए बी सी में 5 5 5 5 मतलब 4 वैरायटीज हैं आपके पास। इसमें क्या है, आपके पास 3 वैरायटीज हैं और इसमें 2 वैरायटीज है। तो आप खुद समझ गए होंगे बायोडाइवर्सिटी किस में है। तो ए की बायोडाइवर्सिटी बी से ज्यादा है, क्योंकि इसमें विविधताएं, अंतर, जो आपके डिफरेंसेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, और बी के मुकाबले में सी जो है वो इसमें ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। मतलब समझिए कि कोई भी पॉपुलेशन जो है, जब वो डिफरेंट टाइप्स की पॉपुलेशन या जब बहुत तरीके की पॉपुलेशन आपस में होती है तो बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है, विविधताएं ज्यादा होती हैं। ठीक है, IUCN, अब IUCN क्या है,
देखिए IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल हैबिटेट्स। ये आपका 1 नंबर या 2 नंबर में कभी ना कभी मतलब आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न या ऑब्जेक्टिव में विकल्पी प्रश्न में पूछ लेता है IUCN का फुल फॉर्म क्या है। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल हैबिटेट। इसने बताया ये एक प्रकार की संस्था है जो आपका इंटरनेशनल संस्था है जो कि कंजर्वेशन ऑफ नेचर और नेचुरल हैबिटेट मतलब जो प्रकृति है और प्रकृति में जो जीवित जहाँ रहते हैं उन हैबिटेट्स का संरक्षण रखती है और उन सब के बारे में अध्ययन करती है। तो उन्होंने बताया कि जो ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी है मतलब हमारे पृथ्वी पर जो जीवित हैं उनमें से जो ज्ञात जीवित हैं मतलब हमको जिनके बारे में हमने अध्ययन कर चुके हैं जिनका पता है अप्रॉक्सीमेट 1.7 to 1.8 मिलियन। ये पॉइंट्स भी पूछता है कि कितने मिलियन है। 1.7 1.8 मिलियन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पूछ लेता है 1 नंबर में कि कितने मिलियन जो है वो पॉपुलेशन है मतलब कितने 1.7 1.8 मिलियन इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर मैं आपको इसको ऐसे ओवरऑल बताऊं तो पूरी पृथ्वी में अगर बात की जाए एनिमल्स और प्लांट्स की तो 71% जो है वो आपके एनिमल्स हैं। ठीक है, और इन 71 एनिमल्स में भी 71% जो है वो आपके इंसेक्ट्स हैं। मतलब समझ रहे होंगे आपकी एनिमल्स की पॉपुलेशन प्लांट से बहुत ज़्यादा है और एनिमल्स में भी जो सबसे ज़्यादा आपके एनिमल हैं वो क्या है, इंसेक्ट्स है। 71% इंसेक्ट्स है। और सबसे बड़ा फाइलम, ये क्वेश्चंस जो हैं वो 1 पॉइंट्स के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आर्थ्रोपोडा फाइलम है, एक संघ है, फाइलम है जो सबसे बड़ा है क्योंकि इंसेक्ट्स जो है वो आर्थ्रोपोडा के ही अंतर्गत आते हैं। तो अभी आप लोग आर्थ्रोपोडा ये सब आगे पढ़ेंगे लेक्चर्स में। तो आर्थ्रोपोडा जो है वो इंपॉर्टेंट है, इंसेक्ट्स, एनिमल्स और 1.7 1.8 मिलियन जो है फैक्चुअल चीजें हैं, इसको याद रखिएगा। तो ये सारी चीजें, इतने सारे एनिमल्स, इतने सारे जो आपके लिविंग बीइंग्स हैं वो धरती पर हैं, तो जाहिर सी बात है इतने सारी बायोडाइवर्सिटी, इतने सारे पॉपुलेशन है, तो हम इसका कैसे रख रखाव और इन सबको कैसे संरक्षण प्रदान करेंगे। तो इसके लिए एक ब्रांच बनाई गई जिसमें सबसे पहले क्या है, इन पौधों को, इन एनिमल्स को देखा जाए, समझा जाए। उसके बाद इनको क्या है, कैटेगरीज बनाई जाए, इनको ग्रुप्स में बांट दिया जाए जिससे क्या है इनका अध्ययन आसान हो, इनका रखरखाव आसान हो। तो फिर हम बात करते हैं सिस्टमैटिक्स की। सिस्टमैटिक्स क्या है? तो देखिए सिस्टमैटिक्स जो है इसको बोल सकते हैं एक ब्रांच है, एक शाखा है बायोलॉजी की, जिसमें क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। आइडेंटिफिकेशन देखिए, सबसे पहले अगर आप किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं, कोई भी अननोन व्यक्ति है, तो उससे पहले सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप उनसे पहचान करते हैं कि वो व्यक्ति है कौन, जीवित है, नॉन मतलब कि लिविंग है, नॉन लिविंग है, कि कोई प्रकार का एनिमल है। ठीक है, वो सारी चीजें तो आइडेंटिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले परिचय करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर, नामकरण। उसका क्या है, नामकरण करते हैं, नाम हाल चाल पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, मेरा नाम ये है, इसका नाम ये है, तो नाम चीज। तो ये मतलब क्या है, सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे, नॉमेनक्लेचर करेंगे, उसके बाद क्या है, उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। मतलब वर्गीकरण। जैसा कि आपको पता होगा, वर्गीकरण मतलब वर्गों में बांटना, ग्रुप्स में बांटना। तो अब आप बांटेंगे कि अच्छा ये अच्छा व्यक्ति है, ये क्या है, ये बुरा व्यक्ति है, ये इस तरीके का व्यक्ति, हायर क्लास, लोअर क्लास, मतलब वर्ग। सबसे पहले आप पहचानते हैं, फिर उसका नाम करते हैं और फिर उसको क्या है वर्गों में बांट देते हैं। तो सिस्टमैटिक्स क्या है, तो सिस्टमैटिक्स को बोल सकते हैं एक शाखा है विज्ञान की, जिसमें हम सबसे पहले परिचय करते हैं, उसका नाम रखते हैं और फिर उसको वर्गों में बांट देते हैं। इसको अगर आप ऐसे बोलना चाहें डेफिनेशन में, तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशन इज नोन एज सिस्टमैटिक्स। देखिए सिस्टमैटिक्स टर्म जो दिया था सबसे पहले, जो इन्होंने नाम दिया था, वो कैरोलस लीनियस ने दिया था। लीनियस 1735 में कैरोलस लीनियस ने सबसे पहले सिस्टमैटिक्स टर्म्स को बताया। ठीक है, तो आई होप कि आप सिस्टमैटिक्स समझ गए होंगे कि सिस्टमैटिक्स में क्या करते हैं, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं और क्लासिफिकेशन करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कुछ नॉमेनक्लेचर के बारे में। नॉमेनक्लेचर में जैसे कि आपको पता होगा कि जो भी हमारे आसपास के लोकल एनिमल्स हैं उनको हम किसी और नाम से जानते हैं, और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हर जगह पे इनका नाम क्या है, अलग अलग है। तो संस्थाओं ने ये सोचा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बातचीत करने पे इंटरनेशनली लेवल पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि हम कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे एक दूसरे से कि हम किस विषय में, किस बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने एक संस्था बनाई ICBN और ICZN। मतलब ऐसी ही संस्थाएं काफी सारी हैं, बैक्टीरियाज के लिए अलग है, वायरस के लिए अलग है, तो वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट आपका ICBN और ICZN है। इस पे एक नंबर में सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ICBN और ICZN का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ICZN का है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। मैं लिख देता हूं। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में, 1961 में। ये पूछता नहीं है पर पता रखिएगा। इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल, उसको भी लिख लीजिएगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ, ये आपका जूलॉजिकल है, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इसकी स्थापना हुई थी 1964 में, 1964 में। तो ये जो है ICBN और ICZN, इनके द्वारा जो भी नाम रखे जाते हैं वो विश्व लेवल पे मान्य होते हैं। दुनिया में कहीं पर भी किसी का भी लोकल नाम हो, चाहे किसी का कहीं पर का भी नाम हो, ICBN और ICZN द्वारा इंटरनेशनली जब भी बात होगी तो उनका नाम वही रखा जाएगा। जैसे कि आपको पता है आम का क्या है, मैंगीफेरा इंडिका, वीट का है ट्रिटिकम एस्टिवम। तो ये सारे नाम हैं जो कि क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे बोले जाते हैं, और आपको भी पता होना चाहिए। धीरे धीरे आपको भी याद हो जाएंगे सारे, शुरुआती दौर में किसी को भी नहीं याद होते हैं। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे, जैसे जैसे आप समझेंगे, आपको भी पता हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर की। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर जिसको बोलते हैं द्विनाम पद्धति। देखिए द्विनाम पद्धति जो प्रस्तुत की थी वो की थी कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस ने सबसे पहले द्विनाम पद्धति को प्रस्तुत किया था। द्विनाम पद्धति क्या होता है? द्विनाम पद्धति में किसी भी जीवित प्राणी का जब भी हम नॉमेनक्लेचर करेंगे, नामकरण करेंगे, तो उसमें दो नाम होने आवश्यक है। जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका। अगर हम मैंगीफेरा इंडिका की बात करें तो इसमें दो नाम हैं, एक है मैंगीफेरा, दूसरा है इंडिका। तो देखिए मैंगीफेरा में जो सबसे पहला होता है वो आपके जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और जो ये है वो स्पीसीज को। ये पहला पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। द्विनाम पद्धति बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा प्रश्न पूछता है इससे कि द्विनाम पद्धति के बारे में बताइए। तो लीनियस ने प्रस्तुत किया था, दो शब्दों से मिलकर बना होता है।
मैंगीफेरा इंडिका एक एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए। तो मैंगीफेरा में जो पहला शब्द होगा वो आपके जीनस को रिप्रेजेंट करेगा और जो इंडिका होगा वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि आप होमो सैपियंस, होमो सैपियंस, ये भी देखिए 2 से मिलकर बना है। और देखिए सोलेनम मेलेंजीना, सोलेनम मेलेंजीना बैंगन को बोलते हैं, ब्रिंजल। होमो सैपियंस मानव का है, ह्यूमंस। मैंगीफेरा इंडिका जो है वो मैंगो का है, ठीक है। तो मैंगीफेरा इंडिका, होमो सैपियंस, सोलेनम मेलेंजीना, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, बहुत सारे नाम हैं जो 2 ही शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जिसमें पहला जीनस है, दूसरा स्पीसीज है। इनकी ओरिजिन कैसी होती है? ये लैटिन शब्द होते हैं। ये कैसे होते हैं? लैटिन के शब्द होते हैं। जैसे मैंगीफेरा इंडिका है, हमारे यहाँ लोकल में तो कोई ऐसे बोलता नहीं है, तो लैटिन क्या है? ये लैटिन ओरिजिन है। ओरिजिन कैसी है इनकी? उत्पत्ति जो है वो लैटिन है, ठीक है। अगर इसको क्या है प्रिंटेड किया जाता है, अगर मान लीजिए हमने इसको प्रिंट किया तो इसको कैसे लिखेंगे? इटली में लिखेंगे, इटैलिक, ठीक है। प्रिंटेड करेंगे तो इटैलिक। अगर हमने हैंड रिटन किया है तो, अगर हैंड रिटन है तो क्या है? अंडरलाइन करेंगे, तो क्या है? अंडरलाइन करेंगे। मतलब क्या है? अगर आपका क्या है, ये लैटिन ओरिजिन की है, अगर आप इसको प्रिंट करवाते हैं, कोई भी अगर नाम है उसको अगर आप प्रिंट करवा रहे हैं तो वो मतलब इटैलिक होना चाहिए। अगर वो हैंड रिटन है तो क्या है? अंडरलाइन होना चाहिए। उसकी क्या है? लैटिन ओरिजिन को दिखाने के लिए, मतलब ये लैटिन ही ओरिजिन का है, इसको दिखाने के लिए ये क्या है? ये प्रोसेस करते हैं। कभी कभी क्या है, कुछ वैज्ञानिक अपना नाम भी जोड़ देते हैं। अगर अपना वैज्ञानिक नाम जोड़ते हैं तो मैंगीफेरा इंडिका के बाद अपना नाम जोड़ देंगे, जैसे यहाँ पे लिनी, ये इन्होंने लीनियस नहीं दिया था इसलिए मैंगीफेरा इंडिका लिनी भी बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि 3 नाम भी हो जाते हैं, 3 शब्द भी जुड़ जाते हैं। तो जब 3 शब्द जुड़ेंगे, जैसे कि आपका गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला, एक एग्जांपल ले लेते हैं, गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला, तो इसमें क्या होगा? एक क्या होगा? पहला जीनस होगा, दूसरा क्या होगा? स्पीसीज होगा, और तीसरा जो होगा वो सब स्पीसीज होगा, ठीक है। तो अगर 3 पूछेगा तब भी आपको पता होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला, और ये सारे आपके हैं। तो ये है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो लिनियस ने प्रस्तुत की थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये हमेशा आपको क्या है पूछ लेता है एग्जाम में कि द्विनाम पद्धति के बारे में पढ़ाइए, बताइए। 2 नंबर या आपके 4 नंबर में भी पूछ लेता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो ये देखिए, ये आपका हो गया है ओवरऑल कुछ टॉपिक्स। आई होप कि आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ नाम, कुछ सेंटेंस में अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी टॉपिक जो आपको लग रहा हो कि छूट रहा हो इसमें अभी तक जो पढ़ाया है, तो उसमें आप SMS और उसके थ्रू कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। देखिए जैसा कि आप लोग सोच रहे होंगे कि 30% आपको सिलेबस जो है वो लेस हो गया होगा, कि कुछ टॉपिक्स जो हैं वो हट गए होंगे, मतलब कुछ चैप्टर्स हट गए होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो टॉपिक्स हैं, मान लीजिए जो इम्पॉर्टेंट नहीं लगते हैं, वो क्या है आपके वो काटे गए हैं आपके चैप्टर्स में से, पूरे टॉप मतलब पूरे चैप्टर्स नहीं काटे गए हैं। तो ऐसा मत सोचिएगा, पढ़ना आपको ओवरऑल उतना ही है। ये है कि कुछ टॉपिक्स जो हैं वो काट लिए गए हैं। तो ऐसा ना हो कि आप पुरानी बुक से पढ़ रहे हो और आपको कुछ टॉपिक्स मिले तो आपको लगे कि नहीं सर ने ये नहीं पढ़ाया, वो नहीं पढ़ाया। तो जो भी आपको मिल रहा है वो करंट टॉपिक से, करंट आपके सिलेबस से है, कुछ भी छूटेगा नहीं। मन लगा के पढ़िए। भले ही आपका ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, आप अपने फ्यूचर के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अभी का जो फेज़ है वो काफ़ी टफ फेज़ है। जो भी आप सोच रहे हैं कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये अचीव करना है, वो थोड़ा सा रास्ता जो है वो टफ हो गया है आपका। तो मेहनत जो है वो थोड़ी और लोगों से आपको ज़्यादा बेहतर करनी है। समय बहुत कठिन है, लेकिन आपकी परिस्थितियाँ आप पे भी डिपेंड करती हैं, आप जैसा उसको ढाल लें।
तो ये सारे टॉपिक्स हैं, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे का आपको बताएंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।